जी जनाब। सो इमोशनल वीडियो। बहुत ही इमोशनल वीडियो थी वाकई। और आप हंस रही हैं इमोशनल। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको जिंदगी में पहली बार मैंने इमोशनल किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो सक्सेस स्टोरी ऑफ अंसार शेख से तो चलते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ आईएएस अंसार शेख। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके घर में इतनी गरीबी थी कि जब वो कौन है चौथी ये? क्लास में था तो उसके पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसको काम पर लगाना चाहते थे। टीचर के समझाने पर जैसे तैसे पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए होटल में वेटर का काम किया। पिता के काम में हाथ बटाया। वो पढ़ता जा रहा था बिना ये जाने कि उसको बनना क्या है। लेकिन एक बार एक अधिकारी ने उसके पिता से रिश्वत मांगी और उस दिन शेख अंसार अहमद ने यह तय कर लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। महाराष्ट्र पीसीएस की परीक्षा वो पास नहीं कर पाया, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसने पहली कोशिश में ही न सिर्फ पास कर ली, बल्कि 361वीं रैंक भी हासिल की। बहुत 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 स्वागत है आपका जिंदगी लाइव में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने यंग ऑफिसर को अपने सामने देखकर। चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि किस उम्र में आपने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। मैं 21 साल का था तब मेरा रिजल्ट आया था। 21 साल की उम्र में मैंने एग्जाम क्लियर की थी। वाह, एंड यू बीन वन ऑफ द यंगेस्ट? जी। वाह। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं बचपन में? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी जैसा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और जो बीपीएल फैमिलीज़ होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो घर आपने देखा अभी, वो घर भी हमें उसी के तहत मिला था। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये क्या हालात बन गए थे कि आपके फादर को स्कूल जाकर ये कहना पड़ा कि मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा? मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि इसको पढ़ा के कौन सी नौकरी लगनी है, सरकारी नौकरियां नहीं है और हमारी कम्युनिटी के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं देता, उससे इसको पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, आप इसी किसी काम को लगा दीजिए, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। जब उसके पिताजी स्कूल में आए तो वो बोले उसका नाम निकालने का है, अब उसको स्कूल में नहीं रखने का। फिर मैंने बोला क्या करेंगे फिर उसका, वो क्या करेगा? तो उसको कुछ तो भी काम धंधा दे के काम करेगा। तो मैंने बोला ये अच्छा नहीं, और वो जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको पढ़ना। इन्हीं की वजह से एक्चुअली मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये मेरे पिताजी को नहीं बताते तो शायद मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता। आपकी अम्मी भी खेत में मजदूरी करती थी घर का खर्च चलाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल, घर का खर्च। और मैं जब पूना में पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई भी मुझे पैसे भेज दिया करता था, लेकिन पैसे कभी कभी कम पड़ जाते थे। तो मेरी अम्मी खेत में काम करती थी, लैंड लेबर, तो वो भी उसकी जो कुछ सेविंग होती थी वो मुझे भेज देती थी। चलिए आपके लिए एक और मैसेज। फरहान सर ने पहले पास से रात का भी चिराग लगा के पढ़ाई करता गया। सो जा बोले होंगे तो नहीं तुम सो जाओ, दिन कभी कभी दिन निकल जाना उसको। जो पहले पास से पहले से एक नंबर 1 आते गया तो आखिरी तक नंबर 1 ही आया उसकी पढ़ाई को हमने कोई कमी नहीं आने दी। घर के परिस्थिति बताई नहीं हमने उसको कभी। और उस दौरान भी परिवार की स्थिति तो बदली नहीं थी, दिक्कतें थी। उस समय भी आपको बहुत काम वाम करना पड़ा अपनी किताबों का खर्च उठाने जी। 10th में मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मुझे कंप्यूटर सीखना था। तो MSc IT का कोर्स आता है, वो कोर्स मुझे करना था। उसकी फ़ीस थी लगभग 2,800 समथिंग, उस वक्त उसकी फ़ीस थी। पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे अब्बू को बताया कि भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मुझे काम करना है, मुझे वो लगभग 3,000 रुपये तक कुछ पगार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुमको करना है तो करो। फिर मैं उस रेस्टोरेंट में काम करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक वो काम होता था। बीच में 2 घंटे छुट्टी मिलती थी, उसमें मुझे मेरा लंच करना होता था और 1 घंटा मुझे वो जो कोर्स है उसकी तैयारी के लिए जाना होता था। हमारे गांव में ही वो होता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो बड़ा पॉट लेकर पानी लेकर आना पड़ता था कुएँ से निकाल कर। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स आएंगे उनको चाय सर्व करना, उनका टेबल वगैरह साफ़ कर देना, ये सब इस तरह का काम एक वेटर का काम था। और उसके बाद जब 10 बजे होटल बंद हो जाता था, गांव में 10 बजे जनरली हमारे बंद हो जाता था, तो 1 घंटा मुझे जो फर्श वगैरह होता था वो सब साफ़ करना होता था बैठ के हाथ से। तो वो काम मैंने किया। तो घर में सिर्फ आप ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी सबकी पढ़ाई छूट गई, काम करने लग गए या शादी हो गई बहनों की?
जी घर में नहीं, पूरी जनरेशन का मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारे पूरी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, तो घर का मैं अकेला ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और बाकी के जो बहनों की शादी हो गई थी जल्दी, और भाई जब 5th स्टैंडर्ड में था तब से वो मेरे माँ बाप के पास काम करता था। एक मैसेज और सुनो। जी। मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था, यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैं एक बार 6वीं में ही फेल हो गया था, तो जब से मैंने स्कूल छोड़ी और मैंने दिल में ठान लिया कि मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ के अपने मामा की तरफ काम के लिए गया। लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मेरा भाई मेरे वजह से कुछ ना कुछ आज बन गया। मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मेरे माता पिता के बाद मेरे भाई को जाता है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। छोटा भाई रात दिन मेहनत करके बड़े भाई को पैसे दे रहा था। ये आपसे छोटे हैं? जी। और मैंने 10वीं की छुट्टियों में काम किया, 12वीं की छुट्टियों में काम किया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम किया, लेकिन लास्ट के 2 साल जो बहुत अहम थे मेरे प्रिपरेशन के, उस वक्त मैंने कहीं कोई जॉब नहीं की। मुझे जो सारे पैसे थे मेरा भाई पूरी डेट के ऊपर मुझे ट्रांसफ़र कर देता था बैंक में। ओके, बहुत बड़ी बात थी मेरे। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने अपने अब्बू से शिकायत की कि अब्बू अगर 4th में तब वो नहीं आप मेरे टीचर की बात मानते, अगर मेरी पढ़ाई छूट जाती तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं होता? मैंने कभी मेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं की है। कोई गरीब नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी ना पढ़े, कहीं मोल मजदूरी करे चाइल्ड लेबर के तौर पर, कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूरियाँ थी उनकी। सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे पेरेंट्स की। आज तो वो बहुत फख्र महसूस करते होंगे जी आपके ऊपर। जी जी जी। एक मैसेज और आया आपके लिए। 12वीं में उसको 100 पाव के 100 मार्क मिले, आर्ट्स में वो भी, तो मास्टर लोग मुझे वहाँ बुलाए, बाहर वाले कॉलेज में मेरा सत्कार रखे, मेरा स्वागत करे, मेरे को बुलाए। फिर मेरे और छाती ऐसी धड़कने को लगी कि मैंने बोला आप कुछ तो भी मेरा बच्चा बनने के काम का हो गया, कुछ तो भी है मेरे में ताकत। वो हिसाब से फिर मैं करते गया। फिर बाद में बोला अपने को जो घर भी बेचना पड़ा और दुकान भी बेचना पड़ी और गाड़ी भी बेचना पड़ी, तो भी बेच डालेंगे, अपन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने मुझे पूछे कि आपका बच्चा क्या बना, तो मैं बोला सर मुझे वो भी नहीं मालूम, मेरे को इतना मालूम है कि मेरा बच्चा कोई ऑफिसर बनने वाला है। मुझे तो ये भी पता नहीं है। ये बताइए, अब ये सब हालात हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन, और दिमाग में ये कब आया कि मुझे UPSC, मतलब गांव में जैसे आप पले बड़े, आपको पता भी नहीं होगा कि UPSC की परीक्षा भी कुछ होती है, तो ये सफ़र तक कैसे पहुँचे? हमको एक घरकुल योजना मिली थी BPL फैमिली के तहत, तो मेरे पिताजी तहसील ऑफिस में उसका चेक लाने के लिए गए थे। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि देखो अगर आप मुझे 10% देते हो, 30,000 हमको तब मिल गए थे, 10% अगर आप देते हो इसका 3,000 रुपये, तो मैं आपको अभी चेक आपका सैंक्शन करा दूंगा फास्ट, इमीडिएटली। ऐसे हालात में 3,000 रुपये की रिश्वत उन्होंने उस ऑफिसर को दे दी। तब उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि करप्शन के सबसे बड़े शिकार हम जैसे गरीब लोग होते हैं। फिर 10th की छुट्टियों में हमारे एक क्लास टीचर थे मापारी सर, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के MPSC के जो स्टेट का एग्जाम होता है वो क्लियर करके ऑफिसर बन गए। उनका मैंने पेपर में नाम पढ़ा, फिर उनको मैं जाकर मिला, उन्होंने कहा सर आप ऑफिसर बन गए और मुझे भी ऑफिसर बनना है, कैसे बनते मुझे प्लीज़ बताइए। फिर उन्होंने मुझे MPSC के बारे में बताया। फिर मैं जब कॉलेज में गया 10वीं पास करके, वहाँ पर हमारे टीचर थे जो वो भी तैयारी कर रहे थे UPSC की, मैंने उनसे MPSC के बारे में पूछा और फ्लो में उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बता दिया कि ये भी बड़ा, उससे बड़ा एग्जाम होता है, इसमें से IAS बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो। सपने देखने के लिए कौन से पैसे देने, और मेरे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो बड़ा गैम्बल खेलते हैं, मैं अब UPSC की तैयारी करूँगा। अंसर, कभी जब तैयारी कर रहे थे UPSC की, उस दौरान भी तो ये फेज़ आया होगा कभी कि ये प्रेशर बने कि अब छोड़ो, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, कम से कम अब्बू अम्मी का हाथ बटाएं, ये प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल था। बहुत बार ऐसा लगता था कि कंपटीशन देखिए 5-5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करने वाले तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन बाद में खुद से ही मैं पूछता था कि ठीक है मैं ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, छोटी मोटी कहीं नौकरी कर लूँगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊँगा, मुझे बड़ा करना है कुछ तो। और मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 ही ऑप्शन थे, डू और डाई, इसमें मुझे करना ही था। और वही रीज़न है कि मैं इतनी फर्स्ट अटेम्प्ट में 21 साल की उम्र में ये क्लियर किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एक मैसेज और है आपके लिए। जब UPSC मेंस का रिजल्ट लगा उस दिन मैंने तुझे कॉल किया था और मैंने तुझे सबसे पहले बताया कि तू पास हो गया है। उस शाम हम मिले भी थे, तू बहुत खुश और इमोशनल था, मैं भी वो खुशी जाहिर कर रहा था, पर उस इतने बड़े दिन भी तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ने हमारे घर पे ही खाना खाया था,
मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने तुझे खाना खिलाया, पर मेरे लिए ये अवसर था कि मैंने इतने कम उम्र वाले एक IAS ऑफिसर के साथ खाना खाया। 19 फरवरी के दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था और मुझे उसका फ़ोन आया। मैं कहा सर किसी का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा माय गॉड, मेरे वहाँ पर हार्ट बीट्स बढ़ गए। मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उसने कहा तेरा रोल नंबर बता। मैंने कहा ले लो भाई। मैंने उसको मेरा रोल नंबर भेजा और उसने मुझे कॉल करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम पास हो गए हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सातवें आसमान पर हूँ, मेरे पैर ज़मीन पर ही थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन शिव जयंती थी, पूना में नगाड़े बज रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी जीत के लिए बज रहे हैं। शिव जयंती के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गिफ्ट मिल गया हो कोई। मैं बहुत खुश था। तो मेरे दोस्तों के पास गया, हमने सेलिब्रेट किया। अब डिसाइड किया कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब जनरली देखिए एक रूल तो ये है कि जो कुछ जीतता है उसको ही खिलाना पड़ता है, उसको ही बिल पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार, बाहर क्यों जाना, रूम पर ही खा लेते हैं। तो हमने उसके रूम पर ही खाना खाया था। अच्छा, मेरे पास सच्ची आज शब्द नहीं, आपकी बातें सुनकर कि इतनी खुशी हो रही है कि एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा है और अब जल्द ही आपकी नौकरी की शुरुआत होने वाली है। आपको लगता है अंसार, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपको एक अलग ऑफिसर बनाएंगे? मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो किसी और को फेस ना करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा। मेरे साथ वो मोटिवेशन रहेगा। जब भी मैं किसी बच्चे को कोई काम करते हुए देखूँगा तो मुझे वो फीलिंग आएगी कि कुछ साल पहले मैं भी ऐसा काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को चाय सर्व करता था या किसी का टेबल साफ़ करता था। तो वो फीलिंग आएंगी और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी ज़िंदगी की कोई एक चीज़ बदलना चाहें तो क्या हो? मेरी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल। मैं चाहूँगा कि मेरा बचपन फिर से आ जाए और मेरे पिताजी उसमें IAS हो। सो मुझे तो जब मुझे कोई यूनिफॉर्म ना मिला हो या कोई किताब ना मिली हो तो वो मुझे मिल जाए। कोई एक मैसेज जो आप सब लोगों को, और सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं, जो बहुत सारे लोग टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे IAS की तैयारी कर रहे होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर IAS बन सकता है, जिसने अपनी लाइफ में सारे ऑड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मजहब का बच्चा IAS बन सकता है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी जनाब। सो इमोशनल वीडियो। बहुत ही इमोशनल वीडियो थी वाकई। और आप हंस रही हैं इमोशनल। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको जिंदगी में पहली बार मैंने इमोशनल होते हुए हाय देखा। हाय, मतलब अब तक जितना भी लेकिन यार- आपके साथ रहा मेरा, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम आपको रोते हुए देखा है। लेकिन लोग वैसे- मुझसे बैट लगाया करते थे कि तारिक नियाज़ी रो नहीं सकते। सो कैसे बस ये आंसू आप- कैसे आ गए? आप इनकी स्टोरी सुनी आपने, यकीन करें बस कि वाकई जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, जिस स्टेज से उन्होंने मेहनत की, काम किया, और क्या हालात थे उनके, किस तरीके से उनके फादर जो थे वो रिक्शा चलाते थे। और अच्छा ठीक है बन भी गए, एज तो देखें इनकी, किस एज में इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल की। 21 में कह रहे हैं मैंने एग्जाम दिया था। और एक चीज़ आपने पूरी वीडियो में से एक चीज़, हर शख्स इनकी वीडियो में से एक चीज़ तो बिल्कुल हमेशा के लिए निचोड़ के रख ले कि मेरे पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने करना है तो करना है तो करना है। अच्छा, ऑटोमेटिकली अगर आपके पास पीछे मौत हो और आपने भागना है तो फिर आपकी स्पीड जो होगी ना, वो आपकी ना वो रुकने वाली होगी। पीछे शेर है, रुके तो खा जाएगा। तो फिर आप ऐसे भागेंगे जैसे कोई हिरन भागते हैं। हिरन शेर से बच जाता है ढस ढस में। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सबके लिए जो भी इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो। अच्छा एक चीज़ ये होती है हमारे यहाँ, पता है क्या है, हमारे यहाँ ये है कि ठीक है मैं भी बनूंगा या मैं ये करूंगा या मैं करूंगा, मेहनत नहीं करते। एक चीज़ आपको करना है ना, उसके लिए आपको खून सुखाना पड़ता है। आपको दिन रात सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, 11 बजे तक वो एक होटल पे वेटर कर रहा है, और उसके दरमियान में 2 घंटे जो छुट्टी के मिल रहे हैं उसमें पढ़ भी रहे हैं,
खाना भी खा रहे हैं। आपने देखा, उन्होंने कहा 10 बजे जब होटल मतलब ऑफ हो जाया करता था, क्लोज हो जाया करता उसके था, बाद तो उसके सफाई? बाद 1 घंटे तक मैं फ्लोर साफ करता था सिर्फ। मतलब आप आइडिया अंदाज़ा लगा लें क्या मेहनत मेरे होगी, हिसाब से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता जो मेहनत फेस होगी, करता है ना। कितनी मेहनत होगी इसके अंदर, बिल्कुल, कितनी बिल्कुल, मेहनत। अच्छा, वो इस ही वक्त के समझ साफ पाता है। सुथरे, मैं कहता हूँ हम सिर्फ खुश हो सकते हैं, 2 आंसू बहा सकते हैं, Appreciate हम कर उनकी, सकते हैं बहुत, ठीक है, हम वाह वाह हो गई, ज़बरदस्त हो गया, लेकिन ये इस वक्त फील कर पाना इस बहुत वक्त बड़ी ये बात कोट है। पैंट सूट पैंट बैठ के शेव वे बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके हाँ, पीछे कितनी अच्छा, मेहनत। हम लोगों पे रश करते हैं कि यार बस फला इतना तो ही, ये बन गया, बस। फला तो ये बन गया, ये इंसान तो ये बन गया, ये इंसान तो देखो कहाँ बैठा है, आज हम खाएं। हम उनकी मेहनत, उनकी नहीं हार्ड देखते। वर्किंग नहीं देखते, और अच्छा, हम कामयाबी तो चाहते हैं, हम मेहनत नहीं चाहते। अच्छा, हम पता है क्या कहते हैं, मैं लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बताऊं, सबसे बड़ी वजह, ठीक है कल कर लेंगे, अब इनकी 18, 19, 20 साल एज होगी, इन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे 21 साल में, तो ये क्या कहते हैं पता है, चलो इस दफ़ा मेहनत करता हूँ, अगर नहीं हो तो टाइम तो बहुत है, अभी तो हाँ, एज भी next बहुत time है, नेक्स्ट टाइम कर लूँगा। मतलब हम क्या सोचते हैं, ये करना है चलो कल कर लूँगा। मैंने सुना है कि इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह कल देख लेंगे, कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, कल देख लेंगे। देखें कल 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 भी तो है ना, कल भी तो आना है ना, कल तो कल करना है ना, कल का तो कल काम करेंगे। आज का जो है, जिसने आज का चीज़ें कर ली उसने कल भी कल की करनी है, सही। उसने परसों परसों की करनी है, और जिसने आज की कल की है ना, तो वो कल की फिर परसों करेगा, मतलब वो सोचेगा कल का परसों करता हूँ। बच गई थोड़ी। यानी कि इंसान आज को की काम, चीज़ आज, आज की चीज़ आज जिसने आज की का तो काम वो आज। कल की चीज़ कल करेगा ही। बिल्कुल जो कल के तो अलग काम है ना, मतलब daily कल का कल काम daily निपटा कल वाले दिन तो कल के काम है। हम आज की चीज़ कल पे, कल की चीज़ परसों पे, तो टाले ना। हम कुछ भी नहीं करते, टाल फिर मटोल ना करें। हम फिर कुछ भी नहीं करते। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज ये एक साफ़ सुथरी कंडीशन में हमें दिख रहे हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते इनकी मेहनत, हम नहीं कर सकते। मैं IAS के मतलब पोस्ट पे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, बहुत बड़ी कितनी बात। मुश्किलात, बहुत सारी मुश्किलात तो वो वर्ड्स में बता भी नहीं सकते जाहिर सी बात होंगे, जो है। उन्होंने फेस करा। अब हर इंसिडेंट तो बताएंगे नहीं, आपने खोलेंगे नहीं। एंकर को देखा, वो कितनी इमोशनल, वो कितनी मतलब हैरान हो गई वो सारी चीज़ें, और फिर लोगों के मैसेज, फिर घर वालों का सपोर्ट, कमाल कमाल। मैं कहता हूँ ऐसी वीडियो है कि ये वाकई लोगों को देखनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि हो सकता है कि ये एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बना सकती है। अच्छा, आपने ये सुना था कि मेरे पास हारने के लिए था ही क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, पीछे ऑप्शन ना हो, बस हाँ, पीछे आपके पास ऑप्शन ना हो तो फिर आप कामयाब होते हैं। अगर आपके पास अदर ऑप्शंस हैं फिर आप नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि आपके जहन में किसी गोशे में जहन आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि अगर ना भी हुआ तो चलो ये कर लेंगे, ये कर अगर लेंगे। ना भी हुआ, हमें आपके फिर वो पास भी करेंगे। आपके सब अगर 2 रास्ते होते हैं ना, हाँ। तो फिर आप जान नहीं मारते हो। बिल्कुल। और एक चीज़ हमने आज और सीखी कि अगर कुछ भी करना है, आप अगर पूरी जान मार दोगे आप कामयाब हो जाओगे। कामयाब। अगर आप अपनी पूरी अच्छा, जान मार दोगे काम, मतलब मैं ये कहूँगी डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप किस गाँव नहीं, से नहीं, हो, नहीं। आपकी सोर्सेज नहीं है, मेरे हिसाब से कोई चीज़ें मायने नहीं नहीं रखती। रखती। अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होते हो, लेकिन 100% जान मारनी होती है, मेहनत करनी होती है। और अगर आप अच्छा मेहनत ही जब करनी है, कर ही रहे तो इंसान थोड़ी सी अच्छी तरीके से कर लिया करे। जहाँ अपना 70% दे रहा वहाँ 100% 100% दे दे, हम नहीं करते। हम अपने आप को थोड़ा सा सहूलत में रखते हैं। सहूलत हम अपना आराम भी देखते हैं, अपना खाना पीना, अपनी सहूलतें, अपनी चीज़ें देखते हैं। नहीं ना, तो इंसान की तो नफ्सियात है कंफर्ट जोन में रहना, वो थोड़ा कंफर्ट रहना चाहता है, तो वो तभी थोड़ा नहीं बल्कि मैंने तो देखा है कि अच्छा खासा हाँ, क्या वो जितना हो सके उस हद तक कंफर्ट इंसान का बस नहीं चल रहा कि इंसान के मुंह में निवाला भी कोई और डाले। इंसान इतना आराम तलब है, नेचर में शामिल है। नेचर। और अपने आप को मारने वाले कामयाब होते हैं। बिल्कुल। जिसने अपने आप को मारा, अपनी ख्वाहिशों को मारा, अपने आराम नफ्स को कम मारा, करा, सही। ऐसे ही। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त यादगार वीडियो, मेरे लिए लाइफ तो की यादगार ही यादगार। है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।